आज बच्चों आज हम ये हमारा जो वीडियो है ये जैव प्रक्रम जो यूनिट है कक्षा क्लास 10th में जैव प्रक्रम यूनिट का मानव उत्सर्जी तंत्र के बारे में आज बात करेंगे। इससे पहले हमारे जो वीडियो हुए हैं मनुष्य में पोषण के बारे में बताया था, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था। इसके बाद हमने श्वसन तंत्र के बारे में बताया और रुधिर परिवहन तंत्र के बारे में, डाइट जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया। आज हम आपको बताएंगे ये उत्सर्जी तंत्र के बारे में, मानव उत्सर्जी तंत्र है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें। देखिए, उत्सर्जी तंत्र शरीर के अंदर जैसे भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद हमारे शरीर में भोजन है, पानी है, हम जो लेते हैं उनका शरीर से बाहर निकलना अत्यावश्यक। अगर हम भोजन करते रहेंगे, पानी पीते रहेंगे, शरीर से निकलेंगे नहीं तो ये क्या है, एक प्रॉब्लम पैदा होगी। तो जो चीज हम लेते हैं वह शरीर से वह किसी दूसरे रूप में बाहर निकलती है। तो चाहे वो अब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो बदले में CO2 निकलती है। हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा भोजन लेते हैं और ये पानी पीते हैं तो पानी मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। ऐसे ही जो मल के रूप में जो बेकार के पदार्थ हैं, वर्ज्य पदार्थ मल के रूप में बाहर निकलते हैं। ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। अब क्या है, ये उत्सर्जी तंत्र के बारे में। हमारे शरीर में अनेक उत्सर्जी अंग होते हैं। अब उत्सर्जी अंग कौन से हैं? तो उत्सर्जी अंग जैसे यकृत है, त्वचा है और वृक्क है। यकृत, त्वचा और वृक्क ये उत्सर्जी अंग है। इसके तक फेफड़े भी उत्सर्जी अंग है। तो मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क है और यकृत, त्वचा, फेफड़े ये अन्य उत्सर्जी अंग या सहायक उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले ये उत्सर्जी अंग के बाद, अब ये उत्सर्जी अंग क्यों है? जैसे यकृत है, वह जो प्रोटीन के पाचन के द्वारा प्रोटीन है उससे अंत में अमोनिया बनता है। अमोनिया एक विषैला पदार्थ है। तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना ये यकृत का कार्य है। तो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है, यकृत के अंदर आती है। इसलिए यकृत जो है उत्सर्जी अंग है। इसी तरह से त्वचा है, पसीना त्वचा से निकलता है, त्वचा भी एक उत्सर्जी अंग है। ऐसे फेफड़ों से CO2 बाहर निकलती है, तो CO2 भी बाहर निकलती है। तो यह एक उत्सर्जी अंग फेफड़े भी है। लेकिन वृक्क है, वृक्क रुधिर में से रुधिर को फिल्टर करते हैं, उसको छानते हैं, उससे जैसे मूत्र के रूप में मूत्र बाहर निकलता है। तो यह एक उत्सर्जी पदार्थ। अब मूत्र में निकलता है तो हमने कहा ये अब उत्सर्जी अंग में सबसे पहले ये जो मुख्य उत्सर्जी तंत्र है उसमें सबसे पहला है वृक्क। मनुष्य के शरीर में एक जोड़ी किडनी या वृक्क, यह वृक्क है सैम के बीज के आकार के होते हैं। सैम के बीज के आकार के एक जोड़ी वृक्क होते हैं और इनका सामान्य जैसे पुरुषों में 155 से लगभग 170 ग्राम, महिलाओं में 125 से लगभग 150 ग्राम किडनी का वजन होता है। सामान्य रूप से स्वस्थ मनुष्य में किडनी की जो आकार है वह लगभग 14 सेंटीमीटर, 12 से 14 सेंटीमीटर लंबाई है और 6 सेंटीमीटर लगभग उसकी चौड़ाई है और 3 सेंटीमीटर उसकी मोटाई है। इस तरह से ये किडनी की एक रचना है, वृक्क की रचना होती है। अब वृक्क है, इस वृक्क में क्या है, वृक्क नलिकाएं होती है, नेफ्रॉन्स होते हैं। वृक्क नलिकाएं हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं और ये लगभग 12 लाख वृक्क नलिकाएं। तो अब हमने कहा वृक्क है, वृक्क की रचना देखते हैं हम तो बताया यह जोड़ी वृक्क होते हैं, जो बीज के आकार के होते हैं। और उसमें जो वृक्क है इसकी एक कांच रचना हमने दिखाई है। इसमें देखते हैं कि जैसे सबसे बाहरी भाग
वृक्क का जो सबसे बाहरी भाग है इसको हम कॉर्टेक्स या रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। अंदर का भाग है रीनल मेडुला कहलाता है। और इसमें ये पिरामिड है, इनको पिरामिड कहते हैं, ये पिरामिड है। और ये मध्य में यहाँ पर जहाँ पिरामिड मिलते हैं बीच में ये हिस्सा है, ये पेल्विस कहलाता है। वृक्क का जो ऊपरी हिस्सा है इनको यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि होती है। अब इसमें से हमने कहा एक जो इसमें जो ब्लड की सप्लाई है तो ये हमने कहा धमनी है और धमनी से ब्लड इसमें होता है। ये सिरा है और ये जो सिरा है दिखाई गई है और सिरा से ये ब्लड कलेक्ट होकर सिराओं में आता है। ये महासिरा है, इसको हम वृक्क की महाधमनी कहते हैं। ये वृक्क की महासिरा है, रीनल अरोटा है ये, और ये रीनल वेन है। तो अब हमने कहा यहां से इसमें एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, वृक्क से एक जोड़ी मूत्रवाहिनी निकलती है, ये डक्ट है, ये निकलती है। और ये दोनों मूत्रवाहिनी है वह एक मूत्राशय में खुलती है। और मूत्राशय में खुलती है। अब मूत्राशय का जो छिद्र है, ओपनिंग है जिससे मूत्र बाहर निकलता है, उसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। अब आता है इसमें जो हमने बात की लगभग 10 से 12 लाख ये वृक्क नलिका होती है। तो वृक्क नलिका की संरचना क्या है, तो इसमें देखा हमने जो वृक्क नलिका है ये उसकी स्ट्रक्चर है वृक्क नलिका की। इसमें यह सबसे पहला इसका भाग है, ये बोमेन संपुट कहलाता है। इसको कहते हैं बोमेन संपुट या ये बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट कहलाता है। प्याले जैसी ये रचना होती है और ये प्याले जैसी रचना है। इसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है, ये काले रंग का दिखाई दे रहा है, ग्लोमेरुलस है। एक जाल बिछा होता है केशिकाओं का, इसको हम केशिका गुच्छ कहते हैं। अनुवाही धमनी है तो इसमें के द्वारा ब्लड आता है, इसमें प्रवेश करता है, अपवाही धमनी से ब्लड बाहर निकलता है। तो अब ये बोमेन कैप्सूल है या बोमेन संपुट है, ये प्याले जैसी रचना है। इसका जो पिछला भाग है, जो पिछला भाग तो ग्रीवा सकरा भाग है, पतला भाग है, इसको ग्रीवा कहते हैं। और ग्रीवा से जो लगी हुई जो आगे जो ये नलिका है टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है, इसको समीपस्थ कुंडलित नलिका या निकटस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। ये समीपस्थ कुंडलित नलिका है या निकटस्थ कुंडलित नलिका, ये यू जैसी रचना बनाती है। ये यू के आकर बनाती है, इसको हम हेनले लूप कहते हैं। हेनले लूप है वह हेनले लूप फिर टेढ़ी मेढ़ी होकर के इसको दूरस्थ कुंडलित नलिका लिखा है। दूरस्थ कुंडलित नलिका ये भाग कहलाता है। और दूरस्थ कुंडलित नलिका जाकर के अंत में संग्रह नलिका, ये संग्रह नलिका दिखाई दे रही है, संग्रह नलिका। और संग्रह नलिका में मिल जाती है। अब हमने ये इनकी रचना के बारे में बताया। इसमें वृक्क नलिकाएं लगभग 12 लाख वृक्क नलिकाएं होती हैं जो ब्लड को फिल्टर करती हैं, फिर रुधिर को छानती हैं और रुधिर छन करके रुधिर में छन करके मूत्र अलग हो जाता है, रुधिर अलग हो जाता है। तो मूत्र जो छन करके अलग आता है वह संग्रह नलिका से बताया। ये पेल्विस है, पेल्विस में जमा होता है और पेल्विस संग्रह नलिका पेल्विस में जमा करती है। और फिर यूरिनरी डक्ट है, मूत्रवाहिनी है, दोनों ओर से ये जोड़ी है, मूत्राशय मूत्र लाती है, फिर यहाँ से मूत्र संरचना को बाहर निकल। अब आता है इसमें जैसे मूत्र निर्माण प्रक्रिया क्या है, मतलब मूत्र बनता कैसे है। तो मूत्र निर्माण जो प्रोसेस है, तो उसके लिए हमने बताया कि इसके 3 भाग होते हैं। एक तो है परानिस्पंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और दूसरा है अवशोषण, और ये श्रावण, तीसरा भाग श्रावण कहलाता है या श्रवण कहलाता है। तो हमने कहा सबसे पहले परानिस्पंदन। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, देखिए जो केश का गुच्छ है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, केश का गुच्छ है, इसमें ब्लड जब प्रवेश करता है वायु धमनी के द्वारा तो केशिकाओं में क्या है, केशिकाओं का गुच्छ बना हुआ है और उसमें रुधिर का दबाव बढ़ जाता है। अधिक रुधिर दाब हो जाता है, अधिक दबाव बढ़ जाने के कारण यहाँ पर पीएच मान भी अधिक हो जाता है। और अधिक दबाव पड़ने के कारण ये, जैसे हमने कहा, ये क्या है,
ये दिखाई दे रहा है, ये बॉमन संपुट है, और ये यहाँ पर ग्लोमेरुलस, किसका गुच्छ या ग्लोमेरुलस है, इसमें जाकर के इसको दबाव पड़ता है। और दबाव पड़ने से क्या है कि रुधिर से जो हानिकारक पदार्थ है उसको भरे हुए, यूरिया है, यूरिक एसिड है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयन है और खनिज लवण है, वो छिन करके इस भाग में बॉमन संपुट में आ, तो ये कहलाता है परानिस्कंदन। परानिस्कंदन हमने कहा अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्रिया क्या है कि जब रुधिर धमनियों के द्वारा रुधिर है केशिकागुच्छ में पहुंचता है तो यहाँ केशिकागुच्छ में रुधिर का दबाव अधिक बढ़ जाता है, रुधिर का दबाव बढ़ता है, पीएच मान बढ़ता है यहाँ पर, और रुधिर दाब बढ़ने से उसमें जो हानिकारक पदार्थ है वह परासरण, जब दाब बढ़ेगा, परासरण दाब बढ़ने के कारण परासरण क्रिया के द्वारा ये बताया उसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयन है, खनिज लवण है, मैग्नीशियम आयन है, तो ये यहाँ पर बॉमन संपुट में। अच्छा, बॉमन संपुट में आने पर क्या होता है, फिर आगे एक अवक्षकरा है, इसको ग्रीवा कहते हैं, ग्रीवा में पहुंचता है, और ग्रीवा से फिर निकटस्थ कुंडली निकाम पहुंचता है। तो बताया ग्रीवा में पहुंचता है तो ग्रीवा में फिर निकटस्थ कुंडली निकाम पहुंचता है, तो ये अधिक टेढ़ी मेढ़ी होती है। और इसमें जो क्या बताया, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कुछ खनिज लवण है, कुछ पानी की मात्रा है, वो ज्यादा मात्रा में, ब्लड भी है, फिल्ट्रेट होके आता है, इन खनिज द्रव्य में पाए जाते हैं, तो उनका अवशोषण क्या होता है, ये लिखा है अवशोषण, उनका अवशोषण यहाँ होगा। और अवशोषण फिर इसका हेनली का लूप है, इसमें आएंगे, इसमें भी सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, खनिज लवण और पानी है। ये जो अतिरिक्त मात्रा जो शरीर के लिए लाभदायक पदार्थ है या ग्लूकोज है, उन सबका भी अवशोषण हो जाता है। फिर यह दूरस्थ कुंडली निकाम, यहाँ तक आते आते जब ये आता है तो इसमें से क्या होता है कि वही जो शरीर के लिए लाभदायक खनिज लवण है, शरीर में कमी हो जाए लवणों की, तो ये सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम, खनिज पदार्थ हैं और पानी की अतिरिक्त मात्रा है, अवशोषित हो जाए। शेष जो बच गया, शेष जो बचा हुआ पदार्थ है, जो बेकार के पदार्थ है, हमने कहा ये वर्ज्य पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, ये कहाँ है, संग्रह नलिका में आ जाते हैं, संग्रह नलिका में आते हैं। तो कुछ हमने कहा जैसे ये पदार्थ हैं पानी के साथ आते हैं और ये संग्रह नलिका में, ऐसी असंख्य संग्रह नलिकाएं होती है। पता है 10-12 लाख हैं, 12 लाख रक्त नलिकाएं हैं, तो 12 लाख ही इसकी संग्रह नलिकाएं हैं। वह सभी संग्रह नलिकाएं इस ठने हुए द्रव को, ये जैसे ही ये संग्रह नलिका में आता है, इसको मूत्र कहा जाता है। इस मूत्र को ये यहाँ पर पेल्विस में लाते हैं। तो बताया एक तो बीच में यहाँ अवशोषण हुआ, और अवशोषण हुआ कुछ पदार्थ है जो जैसे यूरिया है, ग्लूकोज है या यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, ऐसे पदार्थ हैं, उनका श्रावण इसमें हो जाता है। कुछ पानी की मात्रा भी है, संग्रह नलिका में आ जाती है। तो 3 प्रोसेस हैं, परानिस्कंदन, अवशोषण और श्रावण। तो श्रावण क्रिया के बाद ये सब जो क्षणिक द्रव है जिसको मूत्र कहते हैं, वह मूत्र कहां तक, पेल्विस में आता है, और पेल्विस में संग्रह होता है। पेल्विस के बाद ये मूत्र है, ये यूरिनरी वाहिनी जो है, मूत्र वाहिनी है, एक जोड़ी है, इनसे मूत्र। अब मूत्राशय है, मूत्राशय की जो दीवारें हैं वो अरेखित पेशियों से बनी होती है। अब ये मूत्र इसमें जमा होता है, तो जैसे ही लगभग 150 ml मूत्र जमा होता है, 150 मिलीलीटर मूत्र इसमें जमा होने लगता है, तो इसका संदेश मस्तिष्क को पहुंचता है, और फिर मस्तिष्क संदेश पहुंचने पर हमें मूत्र त्याग की इच्छा होने लगती है। ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ इसकी जो अरेखित पेशियां, इसकी दीवार अरेखित पेशियों से बनी है। जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारे में पानी भरते जाते हैं तो उसकी दीवारें फैलती जाती बाहर की ओर, ऐसे ही इसमें जब मूत्र जमा होता है तो मूत्र जमा होते होते इसकी दीवारें बाहर की ओर दबती हैं, तो ये फैलता जाता है, और इस तरह से मूत्राशय में मूत्र जमा होता है, संचित होता है।
बता, जब 150 ml मूत्र हो जाता है, 150 ml मूत्र हो जाता है, तो फिर वह मूत्र यूरेथ्रा से बाहर, जब टॉयलेट करते हैं, लक्षणका करते हैं, तो यूरेथ्रा है, ये निकास द्वार है, यहां से मूत्र बाहर। अब आता है जैसे मूत्र है, हल्के हल्के पीले रंग का मूत्र होता है। मूत्र में यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, हानिकारक खनिज लवण, विषैले पदार्थ होते हैं। कुछ दवाइयां होती हैं, जो हम दवाइयां लेते हैं, वह ब्रक हैं। उन दवाइयां जैसे यूज होने के बाद वह दवाइयां, ये ब्रक उनको छानते हैं, छान करके एक विषैले पदार्थ के रूप में दवाइयां हैं, औषधियां हैं, वो बाहर निकलती है। टॉक्सिक पदार्थ जो होते हैं, विषैले पदार्थ हैं, वो सभी मूत्राशय में मूत्र के रूप में यहाँ जमा होता है। बताया इसमें मूत्र में 90% पानी होता है, शेष अन्य पदार्थ होते हैं। तो मनुष्य एक दिन में लगभग 1.5 लीटर, मतलब 1.50 या इसको हम कह सकते हैं 1.5 लीटर, 1 से 1/2 लीटर मूत्र का त्याग प्रतिदिन करता है। एक सामान्य अवस्था है। अब मूत्र त्याग करता है। कभी कभी जो लोग जैसे मूत्र लक्षणका नहीं करते हैं, मूत्र त्याग नहीं करते हैं, क्लास में बैठे रहते हैं, तो या छात्र बैठे रहते हैं, उन्हें नहीं जाते हैं, तो अगर हम कोई भी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, मूत्र त्याग करना चाहिए और रोकते हैं उसे, तो वह उसमें जैसे मूत्र की सांद्रता इसमें बढ़ जाती है, तो अनेक जैसे ऑक्सलेट के रवे हैं, कैल्शियम के रवे हैं, वह जमा होने लगते हैं। तो फिर ब्रक में, किडनी में स्टोन, इसे हम कहते हैं पथरी की शिकायत हो जाती है, तो पथरी बन सकती है। तो इसलिए हमें मूत्र त्याग करते रहना चाहिए समय समय पर जब है, तो इससे मूत्र त्याग। अब आता है ब्रक के कार्य क्या है। किडनी, तो किडनी के जो ब्रक है, बताया ब्रक का काम क्या है। एक पहला हिस्सा दिया है, जल का संतुलन बनाए। माने पानी हमारे शरीर में कितना पानी है, तो आपने कहा हम मनुष्य के शरीर में कुल जो 70%, लगभग 70% जल होता है, 70 से 75% होता है। तो 70% लगभग जल या 70 से 75% जल है, तो वह जल की मात्रा उतनी बनाए रखना, ये ब्रक का कार्य है। ब्रक हृदय को छानता है और जो हानिकारक पदार्थ है वो पानी के साथ ही मूत्र के रूप में बाहर निकलते हैं। लेकिन शरीर में पानी की कमी ना हो जाए, तो बताया यहाँ पर एक एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन निकल सक्रिय होता है, और वो एडीएच है। तो पानी की मात्रा का संतुलन बनाए रखता है, खनिज लवणों का संतुलन बनाए रखता है, कि शरीर में से या शरीर में खनिज लवणों की अधिक कमी हो जाए, आवश्यकता से ज्यादा है वो शरीर से बाहर निकलेंगे। तो हमने कहा जल का संतुलन बनाए रखना। दूसरा, रुधिर का पीएच मान। रुधिर का पीएच मान 7.5 होता है, उतना रुधिर का पीएच मान बना रहे। अगर उसमें से कुछ पदार्थ है बाहर निकल जाएंगे तो पीएच मान कम ज्यादा हो सकता है। तो ये ब्रक का कार्य है। फिर लवणों का संतुलन बनाना, खनिज लवणों का संतुलन बनाना, ये कौन सा है। हमने कहा ये रुधिर के अंदर आप जैसे भोजन के साथ नमक लेते हैं, उसमें सोडियम क्लोराइड होता है। अच्छा, इसका भोजन में सब्जियां वगैरह हैं, उनसे खनिज लवण प्राप्त होते हैं। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, हम लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं, तो वह खनिज लवण कहाँ, उनका संतुलन बनाए। तो शरीर के अंदर या ब्लड में खनिज लवणों की अधिक कमी न हो जाए, तो खनिज लवणों का संतुलन बनाने का कार्य किसका है, ये ब्रक का है। अगला है शरीर का ताप नियंत्रण कर। देखा हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य के शरीर का ताप रहता है। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, जाड़ा हो, तो इसमें 37 डिग्री सेल्सियस ताप बनाए रखना ये ब्रक का कार्य है। क्योंकि पानी की मात्रा अगर कम हो जाएगी तो टेम्परेचर कम ज्यादा हो सकता है, पानी ज्यादा हो जाएगा तो टेम्परेचर कम ज्यादा हो सकता है। इसलिए पानी की मात्रा संतुलित रहेगी शरीर के अंदर, तो उससे शरीर का ताप भी नियंत्रित रहेगा। फिर एक आता है इसमें, ये आया है कृत्रिम ब्रक या डायलिसिस।
इसे अपोहन क्रिया कहते हैं। अपोहन क्रिया या डायलिसिस या इसको हम कृत्रिम वृक्क कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे चोट लगने के कारण, आघात के कारण या वृक्क में इन्फेक्शन होने के कारण, कोई इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन या वायरस का इन्फेक्शन, तो उसमें इन्फेक्शन होने के कारण, चोट लगने के कारण या कोई बीमारी होने के कारण, जो मूत्र संबंधी रोग है उसके होने के कारण क्या होता है कि वृक्क है अपना काम करना बंद कर देता है। जब वृक्क अपना काम करना बंद कर देता है या वृक्क की कार्य क्षमता कम हो जाती है, यदि वृक्क की कार्य क्षमता कम हो जाए, वृक्क काम करना बंद कर दे या वृक्क का आकार कम होने लगता है, वृक्क सूखने लगता है, जब काम नहीं करेगा तो सूखने लगता है। तो यह एक समस्या आ जाती है कि वृक्क जब अपना काम नहीं करेगा, वृक्क की क्रियाशीलता कम हो जाएगी, वृक्क सूखने लगेगा या कोई उसमें वृक्क में इन्फेक्शन हो जाए तो काम नहीं करे, कहते वृक्क किडनी खराब हो गया, वृक्क खराब हो गए, काम नहीं करते। तो फिर इसके लिए हमें कृत्रिम वृक्क की आवश्यकता होती है, डायलिसिस की आवश्यकता होती है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से सलाह लेते हैं, डॉक्टर कहते हैं तुम मरीज का डायलिसिस कराएं। तो हमें कृत्रिम वृक्क क्या है समझ में आ गया होगा कि जब मनुष्य में आघात के कारण, किसी घातक बीमारी के कारण, संक्रमण या इन्फेक्शन के कारण, चोट लगने के कारण क्या है, वृक्क की क्रियाशीलता कम हो जाती है अथवा वृक्क काम करना बंद कर देते हैं, अथवा हमने कहा वृक्क उसमें काम करना बंद करते, वृक्क सूखने लगते हैं। तो वृक्क जब काम करना बंद कर देते हैं तो इसको हमने कहा वृक्क ने काम करना बंद कर दिया, डॉक्टर कहते हैं कि डायलिसिस कराइए। इसको इसमें क्या होता है कि कृत्रिम विधि के द्वारा जो ब्लड शरीर से ब्लड है तो एक नली के द्वारा निकाला जाता है और वह फिल्टर होता है, बाहर शरीर से फिल्टर होके उसकी अशुद्धियां अलग कर दी जाती है और फिर दूर होने के बाद वापस शरीर में उस ब्लड को भेज दिया जाता है। ये डायलिसिस क्रिया है। अब डायलिसिस देखा होगा आपके अड़ोस पड़ोस में या परिवार में किसी व्यक्ति का डायलिसिस होता है तो कहते हैं कि वो डायलिसिस हर महीने डायलिसिस होता है या 15 दिन बाद डायलिसिस होता है, डॉक्टर ने बोल दिया है। या आपने कहा कि हर सप्ताह में एक बार डायलिसिस होता है या एक दिन छोड़ के डायलिसिस होता है। तो डायलिसिस होता है तो हमें आवश्यकता है कि जो वृक्क है उसका प्रत्यारोपण, किडनी का ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो किडनी का ट्रांसप्लांट है, अब किसको करना चाहिए? तो जो घर के लोग हैं, रिश्तेदार हैं या परिवार के जुड़े हुए लोग हैं परिवार में, वह उन लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट या किडनी प्रत्यारोपण के लिए दान करनी चाहिए। और अगर नहीं मिलती है तो फिर वो दूसरे तरीके से कहीं से परचेज करते हैं। तो बताया किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। जहां तक है बताया घरेलू लोग, जो घर के लोग हैं, जो संबंधित रिश्तेदार हैं, वही अगर किडनी प्रत्यारोपण दान करते हैं तो सबसे अच्छा है। तो बताया अब ये किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बताया। किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो फिर समस्या दूर हो जाती है। और फिर जब डायलिसिस होता है तो लगभग कहा जाता है कि 1 साल के अंदर आप किडनी ट्रांसप्लांट करवाएंगे। उससे बार बार डायलिसिस होता है तो वह भी 1 साल के बाद प्रॉब्लम पैदा होती है। तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा? आपको अच्छा लगे तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें हमारे वीडियो को।